तो एक तो घटना है, मैं जब पढ़ाता था प्राइवेट स्कूल में तो उस समय वहाँ मेरे साथ एक मैडम भी पढ़ाती थी। तो उस मैडम ने एक दिन मेरे से कहा कि सर आपके गांव में एक भगत जी बताए। और कौन भगत जी? तो उन्होंने नाम लिया। मैं को हाँ बिल्कुल हैं, आपको क्या क्या काम हो गया उनसे? मैं बोल जी दरअसल बात ये है कि मेरे दस्त लगे हुए हैं। मगर दस्त लगे हुए हैं, दस्त तो गर्मियों में लग ही जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखो अपनी सेहत का। गर्मियों के दिन थे, भयंकर गर्मी पड़ रही थी उस समय, शायद मई का महीना हो। हाँ, तो मगर लग जाते हैं गर्मियों में दस्त, थोड़ा खान पान का ध्यान रखो, पानी वानी का ध्यान रखो, या फिर डॉक्टर से दवाई लो। मुझे ले ली डॉक्टर से दवाई, तो मगर फिर क्या है, बोल जी वो भगत कोई पैसे थोड़ी लेता है। मैं बोला मगर जी यार की बड़ी अजीब बात है, पैसे नहीं लेता तो इसका मतलब हम भगत जी के पास चले जाएं। पढ़े लिखे हो, आखिर टीचर हो, तो आप तो कम से कम इन चीज़ों से बचो। तो मैडम ने थोड़ा सा मुंह बना लिया। मैंने सोचा कि मैडम शायद सोच रही है कि मैं ले जाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि मैडम जी कोई बात नहीं, चलो मैं तो तैयार हूँ, अगर आप कहते हो तो चलो, मैं तो भगत जी घर आपको छोड़ दूंगा, मिलवा दूंगा उनसे, वापस आपको स्टैंड पे छोड़ दूंगा। मुझे ठीक है। तो मैडम जी तुरंत तैयार हो गई। मैं उनको लेके आया और सीधा भगत जी के घर ले गया। और भगत जी के घर के दरवाजे पे जाके मैंने आवाज़ लगाई, और भगत जी हैं क्या घर पे? तो उनकी मैडम निकल के आई बाहर, भगत नहीं। न बोले जी मास्टर जी वो तो अभी बाहर गए हैं डब्बा लेके, दस्त लगे हुए उनको तो। तब मैंने कहा मैडम जी को, मैडम जी उनको झाड़ा कौन लगाएगा, आप लगाओगे? खुद ही परेशान है बेचारा, दस्तों से गर्मी के महीने में, आप यहाँ आए हो। तो मैडम थोड़ी मायूस भी हुई और फिर आ गई वो। मगर ना लगवाना हो तो बोलो। नहीं जी अब क्या झाड़ा लगवाना है, जब वो चलो ठीक है, हमको छोड़ दे वापस। एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। पुराने दिनों की बात है, बारात गई थी राजस्थान के किसी गांव में। तो बहुत पुराने दिनों की बात है। उस समय जब बारातें जाती थी तो आओ भगत तक अलग प्रकार से होती थी, बड़े दमदार तरीके से। और जो खाने का मौका होता था, भोजन का मौका, यानी जिसको जीमना बोलते थे, तो उस समय आजकल की तरह स्टैंडिंग नहीं होता था कि खड़े होके खाएं। बैठ के बाकायदा लाइनों में बैठा के और बड़े तमीज़ के साथ, बड़े सम्मान के साथ जिमाया जाता था। क्या मज़ा होता था। एक एक चीज़, लड्डू जी, बर्फ़ी जी, जलेबी जी, इस तरह से जिमाने वाले इस तरह घूमते रहते थे और बड़ा मज़ा आता था, तृप्त हो जाता था। लेकिन उन दिनों जिमाने वाले और जिमने वाले दोनों में ही एक मतलब दिमागी कसरत भी चलती रहती थी। क्योंकि जो मिठाइयाँ बनती थी आजकल की तरह से नहीं था कि आजकल तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, लोगों के पास पैसे भी हो गए हैं और वेस्टेज भी बहुत होता है स्टैंडिंग में। डलवा लिया, खाया, डाल दिया डस्टबिन में। बड़ी बुरी आदत है लोगों को, अपनी जेब से खर्चो होटल पे तो पूरी प्लेट बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, चाट जाते हैं। और दूसरे घर में जा रहे हैं खाने के लिए तो जो मर्जी डाल लिया प्लेट में, खाया उतना खाया, बच गया और डस्टबिन में डाल दिया। इन आदतों से लोगों को बचना चाहिए। वैसे ये बहुत बुरी आदत है। उन दिनों ये नहीं होता था। उन दिनों बड़े सिस्टम से जिमाया जाता था और सिस्टम से ही खाया जाता था। हाँ, लोग बड़े ढंग से खाते, तमीज़ से खाते थे और थाली में छोड़ने की प्रथा नहीं थी, आदत नहीं थी लोगों को। तो मिठाइयाँ बनती थी तो आजकल की तरह नहीं होती थी। कोई इम्पोर्टेंट हल्की मिठाई ज़्यादा बनती थी, कोई इम्पोर्टेंट मिठाई जैसे जलेबियाँ हैं वो थोड़ी बनाई जाती थी, तो बर्फ़ी अगर बनाई वो और थोड़ी बनाई जाती थी। तो शुरू में ही बर्फ़ी नहीं परोसी जाती थी, नहीं तो फिर तो खाली हो जाएगा, आइटम ही खत्म हो जाएगा। और बताते भी नहीं थे कि क्या क्या बना हुआ है, बारातियों को पता नहीं होता था। तो बाराती जब जिमते थे तो बड़े घर वाले की पोजीशन देख के और ये अनुमान से लगा लेते थे कि भाई इनके यहाँ क्या क्या बना हुआ होगा। तो उस हिसाब से वो पहले वाली मिठाई को थोड़ा संभल के खाते थे कि ताकि जगह रहे, ताकि कोई इम्पोर्टेंट मिठाई आ जाए तो वो भी ले लें।
तो वहाँ वो राजस्थान का जो गांव था तो वो एक अच्छी हवेली, अच्छा परिवार, खासा अच्छा कोई पैसे वाला परिवार लग रहा था। तो वहाँ लग रहा था कि भाई यहाँ बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि वो जनवासी से पता लग जाता है कि हाँ, है ना, हाँ वो तो भाई क्या होगा स्टैंडर्ड। तो वहाँ पे जैसा वेलकम हुआ ना, तो लग रहा था कि भाई यहाँ तो मज़ा आएगा भाई खाने में। अच्छा ही पाया। हाँ, तो पहले लड्डू आए, सबने लड्डू लिए संभल संभल के, क्योंकि यूँ भी तो होता था ना, बाद में कुछ ना आए फिर भूखे रह जाए। हाँ, लड्डू लिए। उसके बाद जलेबियाँ आई, तो जलेबियाँ भी ली लोगों ने खूब, है ना, रसगुल्ले आए, बर्फी, इस तरह से आते रहे और लोग लेते रहे। लेकिन कुल मिला के लोग सारी मिठाइयाँ लेते रहे, बिल्कुल छका दिए उन लोगों ने। मतलब अब तो पानी पीने की भी गुंजाइश हमने छोड़ी नहीं, पूरी तरह से तृप्त हो लिए सब कुछ। जब यानी उठने का टाइम हुआ, उस समय एक आदमी, लंबा सा आदमी, ऊंचा हाथ करके, हाथ में एक डलिया, छोटी टोकरी जिसको डलिया बोलते हैं, वो लेके और बड़े स्टैंडर्ड से आया, बड़ा इम्पोर्टेंट बन के। और वो बड़ी मधुर आवाज़ में, ओगरा साहब, ओगरा साहब। अब ओगरा से वाकिफ नहीं थी, वो बरादर हरियाणा की थी, और सबने सोचा कि वो ये राजस्थान की कोई ज़बरदस्त मिठाई है। लेकिन जगह किसी के पेट में नहीं है। अब सब टेंशन में, यार मैं ले लूँ ना ले लूँ, कभी बच जाए ज़्यादा, मिठाई कैसी है पता नहीं। किसी की हिम्मत हुई नहीं, लेकिन एक था नौजवान, उसकी हिम्मत हुई, तो उसने सोचा दो तो ले लेते हैं। उसने उसकी तरफ इशारा कर दिया ना, बोले दो, और लंबे वाले आदमी ने भी फटाक एक पलक झपकते उसकी थाली में दो ओगरा ठोक दी, और पलक झपकते वापस। अब वो था क्या, दो बाजरे की रोटियां थी, और राजस्थान में बाजरे की रोटी को ओगरा कहते हैं, वो फंस गई बारात। अब वो कभी थाली की तरफ देख रहा है, आंख निकले हैं मोटी मोटी, कभी अपने साथियों की तरफ देखता, बारातियों की तरफ। बारातियों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं है, वो देख रहे हैं उसकी तरफ घूर घूर के। कभी वो चला गया जब लंबा सा आदमी उसकी तरफ देख रहा है, अब क्या करे। अब सारे फंस गए। लेकिन आखिरी में, क्योंकि वो तो रोटियों को तो मुक्ति देनी ही थी, रोटियां तो छोड़ नहीं सकती, वो परंपराएं थी उस समय की, तो वो अकेला आदमी खा नहीं सकता था, सब ने थोड़ी थोड़ी वो खाई, और इस प्रकार से फिनिश हुआ, और इस तरह से वो काम संभला। लोगों ने फिर कहा उसको कि भाई थोड़ा संभल के मांगा कर यार, सारा टेस्ट ही खराब करवा दिया तुमने, तो इतनी मिठाइयाँ खाई थी। हाँ, ऐसा हो गया। एक बार क्या हुआ, देखो मैं एक अजीब वाक़या बताता हूँ आपको। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ मेरे साथ एक और साथी टीचर थे, उनका गांव बिल्कुल पड़ोस में था, 1-2 किलोमीटर दूर था। तो दिन में उनके पास एक बुरी सूचना आई, दुखद सूचना, कि उनके परिवार में किसी बुजुर्ग का देहांत हो गया है। तो वो छुट्टी लेके कि भाई मेरे को तो दाह संस्कार भी जाना पड़ेगा, तो छुट्टी लेके जाने लगे। तो मेरे को पता लगा, मेरी उनसे पढ़ती थी, मेरे दोस्त थे वो, तो मेरे को पता लगा, तो मैंने भी उनको कहा कि सर मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बोले ठीक है। तो मैंने भी छुट्टी ली और मैं भी उनके साथ चला गया। अब चला गया, चलो दाह संस्कार तो प्रथा जो है, रस्म है, वो तो होती है। गांव भर के लोग इकट्ठे थे। उस गांव का एक ही शमशान घाट था, शमशान घाट, लेकिन शमशान घाट में अलग अलग बिरादरी की अलग अलग जो राख की डेरियाँ वो नज़र आ रही थी। हाँ, ये हमारे धर्म में एक पता नहीं बुरी प्रथा है कि अच्छी प्रथा है, कि बिरादरी या जातियाँ हैं ना, वो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती, राख पर भी जातियों के नाम लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन चलो जो है चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। इतना सब होने के बाद भी हिंदू धर्म में लोग मिलजुल के रहते हैं, ये अच्छी बात है। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो बुजुर्ग मरा था, तो वो राख, उस बिरादरी के घर बहुत सारे थे गांव में, तो जिस बिरादरी के घर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है उनके उसमें मरना जीना ज़्यादा होगा। हाँ, जिस बिरादरी के कम घर हैं तो कम हो गए। हाँ, तो राख की अच्छी ऊंची ढेरी लगी हुई थी। तो एक तरफ एक बुजुर्ग बैठा, और बड़े धीरे धीरे वो कुछ कहने लग रहा है। क्या कहने लग रहा है मैं बताता हूँ। असल बात तो क्या थी कि उनके घर उस गांव में बिल्कुल थोड़े से थे, 10-20 घरों, तो उनकी राख की डेयरी भी छोटी सी थी।
तो वहाँ पर भी बड़ा मायूस हो रहा है। देखो शमशान घाट में आशिक इस तरह पैदा हो गया, वो वहाँ पर भी मायूस हो रहा है। तो बोल रहा मार ले, क्या तो मर गए, देख दो पर राख पड़ी है। क्यों देख पर पन्ना पहाड़ बना रखे सारा। बताओ वहाँ भी उसने तुलना कर दी और बड़ा मायूस हो गया। तो ये था, ये घटना घटी। एक इसी तरह की और बताऊं, एक घर में, घर से एक अर्थी लेके लोग निकले हैं। अर्थी तो समझते हो आप, मरने के बाद जब दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं, तो अर्थी लेके निकले। तो जिस घर के सामने से निकले तो उस घर से एक नौजवान निकल के आया और उसने रोक दिया उनको, रुको भाई। और अर्थी में आगे एक लड़का लगा हुआ था, उसको जाके पकड़ लिया, उसकी कॉलर पकड़ के बोले तेरे को बताया था ना कि भाई तुम यहाँ से मत लेके आए, तुम्हारे पहले जब तुम्हारी ताई मरी थी जब भी इधर से अर्थी लेके आए, कल तुम्हारे घर में वो कौन मरा था जब भी तुम यहाँ से अर्थी लेके आ गए, जब भी मैंने कहा था कि यहाँ से मत लेके आया करो, उस रास्ते से निकला करो। ये लास्ट वार्निंग है, आज के बाद अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, मैं इधर से अर्थी नहीं निकलने दूंगा, वापस कर दूंगा। मैं बता दिया है, आज तो ले जाओ। अर्थी में लगा वो लड़का बोला, बोले सुन रहे भाई साहब, या जो अर्थ यार है ना, जो हम ऊपर यो बुड्ढो जो मरे पड़े है, यो आप तो को मरे हो ना, ये तो तेरी मरोड़ का डन खतरा मांगी घेट्टी मोच के मार के ले मारा तो 5-7 मानस लागेगा, पर तेरी मरोड़ हम काट के छोड़ांगे, अर्थ हमारी और आगे जाएंगे। ये मरोड़ निकालने की बात देखो किस तरह मरोड़ निकालते हैं। एक और इसी तरह का एक और बताता हूँ। पहले जो बटेव चटेव जाया करते अपने ससुराल में, तो उनको कई दिन पहले ही चाव चढ़ जाया करता। तो जूती मांगनी है, किसी से कुर्ता मांगना, किसी से धोती मांगनी है, किसी से मांगते थे इस तरह से। तो एक बार इसी तरह से एक बटेव गया अपनी ससुराल, तो खाना पीना भी बाजरे का ही ज़्यादा होता था। ससुराल में गेहूँ मिलता था, गेहूँ की रोटियाँ, तो वहाँ बड़ा जम के खाते थे बटेव। तो वो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी अच्छी शाम को खातिरदारी हुई और खूब गेहूँ के फुलके, बूरा और ये मिला उसको अच्छा, तो ऐसे दब के लिया उसने। और शाम को जैसे, क्योंकि आजकल तो टॉयलेट वगैरह घरों में सारी व्यवस्था है, लेकिन उस जमाने में वो जमाना अलग था, बड़ा सुंदर जमाना था। शाम को जब बटेव को लेके उसका साड़ा चलता था आगे आगे, बोतल लेके या गडवा लेके, और पीछे पीछे बटेव, एक अलग रोब होता था। पता लगता था सारे गांव को इनके घर में बटेव आया हुआ। तो शाम को तो गए नहीं, सुबह साला आया, जीजा जी आओ बाहर चलते हैं। जीजा जी को भी याद आया कि हाँ यार गड़बड़ होगी, 2-3 दिन हो गए तेरे को तो बोल गया। और वो साले के पीछे पीछे, साले के हाथ में बोतल है पानी की। उस दौर में पानी की बोतल लेके जाया करते थे, टॉयलेट करने के लिए जाते थे ना बाहर। हाँ, एक ही बोतल ले लेते थे। हाँ, तो वो चले गए दूर जंगल में। जंगल में जाने के बाद रेपुटेशन है जीजा जी कि देखो ये भी सम्मान होता था एक अलग प्रकार को। वहाँ जाते साले ने बोतल उनको सौंप दी, लो जीजा जी आप उधर जाओ, एक झाड़ी की तरफ इशारा, झाड़ जंखाड़ तो उसकी तरफ इशारा कर दिया, वहाँ जाओ। वो चले गए, साला भी एक तरफ चले गए। अब साले को कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, 5-10 मिनट जो उसके लगने थे नियमित रूप से लगे थे उतने में वो तो आ गया। और वो खड़ा है काम संपूर्ण थोड़ी हुआ, अभी तो बोतल आएगी तभी तो काम संपूर्ण होगा। और वो इंतजार कर रहा है कि भाई जीजा जी भी आएंगे। एक दो बार उसने खांस के खखारा भी किया कि मैं आ गया हूँ आप भी आ जाओ। लेकिन वहाँ तो प्रॉब्लम चल रही है। अब ये घर पे तो बाजरा खाया हुआ था, वहाँ गेहूँ खाया है, रात को कुछ प्रॉब्लम अलग होगी, टाइटनेस होगी मतलब। लेकिन फिर भी वो गांव का आदमी था, उसने जोर लगा के पूरी हिम्मत करके अपना 75% 80% के करीब काम निपटा दिया है। लेकिन फिनिशिंग नहीं हो पाई शायद। अब साला कितनी देर वेट करे, आधा घंटा हो गया। अब सब्र का बांध टूट गया साले का। अब उसने थोड़ी धृष्टता की। धृष्टता ये की कि उसने है ना झाड़ी के पीछे झांक के देख लिया कभी भाई कि मैं और कि गड़बड़ तो नहीं हो गई है। उसने झाड़ी के पीछे झांक के देखा, पता नहीं क्या देखा, लेकिन उसकी आवाज़ जो आई, जीजा जी
बोले कुलास खा जाओ, डाली नहीं, इसके बाद में तो फिर गया काम था। अब इससे आगे तो कुछ होना नहीं। तो ये भी एक घटना थी। एक बार क्या हुआ, अब फौज का कुछ चर्चा ज़्यादा चल रही है तो एक मेरे को ध्यान आता है फौजियों का, एक चुटकुला मैं सुनाता हूँ। अच्छा। तो एक लड़का फौज में भर्ती हो गया। अब देखो देश में भ्रष्टाचार तो है ही, बहुत सारे योग्य आदमी लगते हैं लेकिन बहुत सारे रिश्वत वगैरह दे के भी फिट हो जाते हैं। तो सुबह सुबह परेड ग्राउंड जो था उसमें परेड हो रही थी, और परेड में एक दुबला पतला सा जवान, उसकी बनियान भी ढीली सी है, निक्कर भी ढीली सी, पतली पतली टांगे हैं, वो भी पीटी कर रहा है। तो जो भी पीटी ऑफिसर है वो करवा रहा है पीटी, सावधान विश्राम हो रहा है। इतनी देर में उनसे बड़े कोई साहब थे, वो आ गए उधर घूमते घूमते। तो पीटी साहब ने भी उनको सैल्यूट किया, सभी जवानों ने किया। ये तो फौज की परंपराएं हैं कि अपने सीनियर जब आता सैल्यूट करते हैं, किया। अब जो सीनियर था उसने घूम फिर के देखा तो वो लड़का दिखाई दिया। बोले यार ये फौज में कैसे हो गया। वो उसको पकड़ के ले आया बाहर पीटी साहब के पास। बोले पीटी साहब ये आपने चेक नहीं, ये कैसे हो गया फौज में। बोले साहब हो गया तो हो गया, हम इसको निकाल तो सकते नहीं। अब तो भर्ती होके आया है जैसे भी। बोले यार कमाल है, भर्ती कैसे किया ये, न इसकी छाती है न इसका शरीर है, ये तो दुबला पतला निकल निकलने को, ये किसने कर दिया, कैसे कर दिया यार, ये आँख बंद थी क्या उसकी। बोले साहब बस जो हुआ वो हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है, अब हमें तो करवाना पड़ेगा। वो बात तो ठीक है। और बोले साहब वैसे भी ये मापदंड वगैरह कौन से वहाँ पे जब लड़ाई होती है जब काम आते हैं, दिल काम आता है। पता नहीं कितना दिलेर लड़का हो, अकेला ही भून दे दुश्मन को। बोले हाँ ये बात तो सही है भाई तेरी। और वो बड़ा ऑफिसर जो था वो भी थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्ट लेने वाला आदमी था। तो बोले ठीक है इसका दिल चेक करते हैं। और ठीक है न, बोले चल भाई जवान ने एक काम कर, तो वो देख सामने जो पत्थर दिख रहा है ना, हाँ न, बोले हाँ साहब उस पर जब भाग के चढ़ जा। तो वो जवान ने गया और भाग के चढ़ गया। बोले इधर मुँह कर ले, उसने मुँह कर लिया। बोले हाथ ऊपर कर ले, ऊपर कर लिए। बोले साइड में कर ले, तो दोनों हाथ साइड में कर लिए। साइड में कर लिए तो दोनों, उसने हाथ साइड में की तो बनियान भी नीचे झूल रही है ढीली ढीली। पूरी बांह नीचे झूल रही है, पतला सा लड़का। फिर उस साहब ने कहा कि बोले रामफल, एक और जवान था कोई, बोले रामफल रे इधर आ। तो आए वो भाग के। बोल जा तेरी बंदूक उठा के ला फटाफट। वो दौड़ के गया अपने तंबू में, बंदूक उठा के लाया। अब बंदूक उठा के लाया न, बोले निशाना चूक तो नहीं जाता है कि पहले वाला सही है न। बोले साहब बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। रामफल बोले, बोले ठीक है जवान दिख रहा है न। बोले हाँ साहब दिख रहा है। तो बाजू दिख रही है, हाँ साहब दिख रही हैं, तो निकाल दे बाजू में से। तो रामफल ने लगाया निशाना, तो बीच में रोक के साहब ने। बोले समझ में आया कि नहीं, बाजू में से मतलब बुरसट की बाजू में से निकालना, कभी उसकी बाजू में से निकाल दे जो लटक रही है बुरसट उसमें से निकालनी है गोली। बोले ठीक है साहब। बोलते कर दे फायर। किया फायर तो धाए और निकाल दी बाजू में से। बुरसट तो फटनी थी, बनियान बुरसट जो थी फट गई। बोले बस शाबाश। वो जवान खड़े है सामने, उसको बुलाया बस शाबाश आजा। तो वो आया धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है। बोले शाबाश भाई दिल तो है भाई लड़के में, इसमें कोई शक नहीं। रामफल जा इसकी बनियान बदलवा के लाया। चला आगे जाके रामफल को, रामफल बनियान जाने दे मेरी पैंट बदलवा। मेरी पैंट बदलवा तो बनियान तो पड़ी रहेगी। तो ये होगी गड़बड़ तो हो जाता है। तो इस तरह से बड़ी मस्त काम होते हैं कई बार। तो ये चुटकुले मैंने सुनाए, कुछ पुराने और कुछ दोबारा नए। उम्मीद करता हूँ कि आज आवाज़ ठीक रहेगी और हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं वो अच्छी तरह से इन चुटकुलों का मज़ा उठा सकेंगे। मैं अपने साथियों से, अपने साथी दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, ताकि हम इसी तरह के जो नए और मौलिक और रोचक चुटकुले हैं वो उन तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।